अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इको 403 के लेसन नंबर 42 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 403 के लेसन नंबर 42 में जो है वो द स्टॉक मार्केट एंड टॉबिन्स क्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास आ गया है द स्टॉक मार्केट एंड टॉबिन्स क्यू। ठीक है, अब ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, टॉबिन्स क्यू क्या काम करता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक में कि द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द शेयर्स इन द ओनरशिप ऑफ कॉर्पोरेशन। स्टॉक मार्केट इज द मार्केट इन विच these shares are traded. The Nobel Prize winning economist James Tobin proposed that firms base their investment decision on the following ratio, which is now called Tobin's Q। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला भी दिया गया है। इसमें मतलब ये है कि जो स्टॉक मार्केट और टॉबिन्स क्यू के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, टॉबिन्स क्यू एक ऐसी रेशो होती है जो फर्म्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, जो कि फर्म्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है। अब इसका जो हमने फार्मूला देखा है, डेफिनेशन क्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल कैपिटल बाय रिप्लेसमेंट कैपिटल ऑफ इंस्टॉल कैपिटल। ठीक है, तो ये रेशो जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रही है। एक तो ये है हमारे पास नोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा, जो उसमें क्या बताया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, ये क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के जरिए डिटरमाइन किया गया इंस्टॉल्ड कैपिटल का वैल्यू है। ठीक है, और जो कि हमारे पास जो बटे में लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। और आज के दिन में जो है वो कैपिटल को परचेज करने का जितना भी खर्चा आता है वो ये हमें बताता है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि कैपिटल जो, हाँ, द नोमिनेटर लिखा हुआ है कि द नोमिनेटर ऑफ टॉबिन्स क्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स कैपिटल एज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक मार्केट को डिटरमाइन करता है। दूसरा जो हमने बटे में देखा था, द डिनोमिनेटर जो है वो क्या बताता है कि इज़ द प्राइस ऑफ कैपिटल एज इफ इट वर परचेज टुडे, जो आज के दिन में जो है वो परचेज की गई कैपिटल्स, उनकी प्राइस। इसके बाद जो है वो आ जाता है कि टोबिन कन्वेयर्ड दैट नेट इन्वेस्टमेंट शुड डिपेंड्स ऑन वेदर क्यू इज ग्रेटर आर लेस देन वन। अब इफ़ क्यू ग्रेटर देन वन होगा तो देन हमारे पास फर्म्स कैन रेज द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक बाय इंक्रीजिंग कैपिटल, और अगर क्यू लेस देन वन होगा तो द स्टॉक मार्केट वैल्यूज कैपिटल एट लेस देन इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ठीक है कॉस्ट एंड दस जो है वो कहा जाता है कि फर्म्स विल नॉट रिप्लेस देयर कैपिटल स्टॉक एज इट वेयर्स आउट। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये दिखाया गया कि जो टोबिन ने जो है वो कन्वे किया कि नेट इन्वेस्टमेंट क्यू के जो है वो वैल्यू पर क्यू जो है वो के वैल्यू पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या कहा उसने कि जो इन्वेस्टमेंट क्यू जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये टोबिन पे कन्वे पर। ठीक है, उसने मतलब अगर क्यू ग्रेटर देन वन होगा तो फर्म्स अपने स्टॉक वैल्यू को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर क्यू लेस देन वन होगा तो स्टॉक मार्केट कैपिटल को उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम वैल्यू देती है और फर्म जो है वो अपने कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस नहीं करेगा जबकि वो जो है वो वेयर आउट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो लास्ट में हमारे पास कहा जाता है कि टोबिन्स क्यू एंड न्यू क्लासिकल मॉडल आर क्लोजली रिलेटेड सिंस टोबिन्स क्यू मेजर्स द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफ द एमपीके एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल द फर्म्स आर अर्निंग प्रॉफिट्स ऑन देयर इंस्टॉल्ड कैपिटल एंड मेकिंग रेंटल फर्म्स डिजायरेबल टू ऑन रेजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ सच फर्म्स इम्प्लाइंग हाई वैल्यू ऑफ क्यू। मतलब इसमें हमें ये बताया गया है कि टोबिन्स क्यू और जो न्यू क्लासिकल मॉडल है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के। ठीक है, ये याद रख लेना एज अ क्विज इसके वजह से, क्योंकि टोबिन्स क्यू जो है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और करंट प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मेजर करता है। कौन, टोबिन्स क्यू। अगर एमपी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो फर्म्स अपने इंस्टॉल्ड कैपिटल पर प्रॉफिट्स अर्न करेगा। ठीक है, करते हैं, और अगर जो है वो जिससे रेंटल हाँ अर्न करेगा और जिससे जो है वो रेंटल फर्म्स को ओन करना डिज़ायरेबल होता है और मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स को रेज करता है, जिससे क्यू का जो वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है द स्टॉक मार्केट एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें क्या कहा गया है कि कहते हैं कि ऑल्थो द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट कैन गिव फॉल्स सिग्नल्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी, येट वन शुड नॉट इग्नोर द लिंक बिटवीन द टू। Changes in stock market often reflect changes in GDP. Whenever stock market experiences a substantial decline, we should be ready for any upcoming recession. ठीक है, इसमें मतलब हमें ये बताया गया है, इसमें जो है वो हमें ये बताया गया है कि स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी के होने के बावजूद भी जो है वो ये इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में
फॉल सिग्नल्स दे सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के बीच का जो लिंक होगा वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इससे जो है वो इसमें मामले में जो है वो हमने एहतियात करना है। तो स्टॉक मार्केट में जो चेंजिंग होती है वो एक्चुअली जीडीपी में जो है वो चेंजिंग को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और जब स्टॉक मार्केट में सब्सटेंशियल डिक्लाइन होता है, ठीक है, यानी डिक्रीज़ हो जाता है, तो कम हो जाता है, तो हमें जो है वो अपकमिंग रिसेशंस के लिए तैयार रहना चाहिए इस मामले में। ये हमारी जो एज अ देखा जाए तो एक एहतियाती तदबीर के तौर पर बताया गया हमें। तो इसके बाद वो यही कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस और इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटी क्यों साथ में फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए जो है वो टोपिंस-क्यू और एडीएएस मॉडल को जो है वो हमने समझना होता है। तो इसमें जो हमें बताया गया है यही कहे कि सपोज देयर अकर्स अ फॉल इन स्टॉक प्राइसेस सिंस रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज स्टेबल, दिस विल रिजल्ट इन फॉल इन टोपिंस-क्यू रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर्स pessimism about the current or future profitability of capital। तो मतलब इसमें मैं बता दूं कि वो ये कहते हैं कि अगर स्टॉक प्राइसेस में जो है वो हमारे पास, तो टोबिन्स क्यू में भी जो है वो हमारे पास आएंगे, यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट में जो है वो कमी आएगी तो हमारे पास टोबिन्स क्यू में भी कमी आएगी, जो कि इन्वेस्टमेंट की पेसिमिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा अगर स्टॉक प्राइसेस में जो है वो हमारे पास कमी से लोगों की स्पेंडिंग पावर कम होती है, तो जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टॉक प्राइसेस में जो कमी टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो है वो एक देखा जाए तो बैड न्यूज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट की एक्सपेंशन स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को जो इकोनॉमिक इंडिकेटर के सूरत में ही जो है वो देखा जा सकता है, जो कि इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में जो है वो सिग्नल्स देता है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फाइनेंशिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। फाइनेंशिंग कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होता है कि व्हेन अ फर्म वांट्स टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल by building a new factory, it raises the funds in financial markets by obtaining loans from banks, selling bonds to public, and selling shares in future profits on stock market. New classical model assumes that if a firm is willing to pay cost of capital, financial markets will make the funds available। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब एक फर्म नए कैपिटल में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो अपने जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स रेज करती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास बैंक से लोन लेकर करेगी, पब्लिक को बॉन्ड जो है वो बॉन्ड्स बेचकर करेगी, या फिर स्टॉक मार्केट पर शेयर्स बेचकर करेगी। यानी उसने जब वो एक नए जो है वो कैपिटल में इन्वेस्ट करेगी, तो वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो जुगाड़ लगाएगी। तो न्यू क्लासिकल मॉडल में जो है वो ये अज्यूम किया जाता है कि अगर एक फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पे करना चाहती है, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स उसके लिए फंड्स अवेलेबल करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म्स को फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ये जो लिखा हुआ है ना कि एक मिनट कहाँ जी, बट समटाइम्स फर्म्स फेस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स दे कैन रेज फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। So the amount a firm can spend on new capital goods is limited to the amount it is currently earning। मतलब वो कहते हैं कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, जो कि उनके फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स रेज करने की जो है वो उसकी जो है लिमिट को जो है वो क्रॉस कर जाता है। इसलिए एक फर्म जो है वो नए कैपिटल गुड्स पर जितना भी जो है वो खर्च किया जाता है, अमाउंट उसके करंट अर्निंग्स पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो उनके मैं ये उसमें ये कह रहे थे कि अगर जो है वो ये, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल वो यही देते हैं कि मिसाल के तौर पर कि एक रिसेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है, ठीक है। मतलब कि जो अगर रिसेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है, तो रेंटल प्राइसेस ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स इस तरह जो है वो कम हो जाते हैं। अगर फर्म को जो है वो लगता है कि रिसेशन जल्द ही जो है वो इसको निपटा लेगी, तो हो जाए इसको जो है वो जल्द ही इसको एक लिमिटेड उसमें करेगी, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है वो इन्वेस्ट करना जारी रखेगी। यानी अगर उसको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, और जो है जिससे टॉबिन्स के ऊपर जो है वो कम असर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सो द फर्म दैट कैन रेज फंड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स विल फेस अ स्मॉल इफेक्ट ऑफ रिसेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट, व्हाइल इन केस ऑफ फर्म्स फेसिंग कंस्ट्रेंट्स द फॉल इन करंट प्रॉफिट्स रिस्ट्रिक्ट द स्पेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड मे प्रिवेंट सच फर्म्स फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। वो इसमें ये कहा जाता है कि जब जो फर्म्स जो है फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स रेज कर सकती है, तो उन्हें जो है वो रिसेशंस का जो है वो
जो इफ़ेक्ट है इन्वेस्टमेंट पर कम पड़ेगा। और लेकिन जो फर्म्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का जो है वो सामना करती है, उनके लिए जो है वो करंट प्रॉफिट्स में कमी आने का से न्यू कैपिटल गुड्स पर जो है वो खर्च करना लिमिटेड हो जाता है, और ये फर्म्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो रुक सकती है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है वो ये करना पड़ता है कि रिसेशंस के दौरान जो है वो इन फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। वी विल नॉट कंसिडर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय लुकिंग एट अ सिंपल मॉडल ऑफ द हाउसिंग मार्केट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग बोथ बाय पीपल हु प्लान टू लिव इन इट देमसेल्व्स एंड बाय लैंडलॉर्ड्स हु प्लान टू रेंट इट टू अदर्स। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो है वो जो कि एक सिंपल मॉडल ऑफ हाउसिंग मार्केट से के ज़रिए जो है वो समझाया गया। जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में यही है कि जो एक सिंपल जो है वो मॉडल ऑफ हाउसिंग मार्केट के ज़रिए हमें समझाया गया है कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में नई हाउसिंग को परचेज़ करना शामिल होता है। ठीक है, इसमें रेजिडेंशियल का मतलब पता है कि हमारे पास रिहाइश की बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट होती है। तो मतलब इस हाउसिंग जो रिहाइश के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम, वो नई हाउसिंग को परचेज़ करना उसमें शामिल हो सकता है, जो कि लोगों के रहने के लिए हम जो है वो उसको परचेज़ कर सकते हैं किसी घर को, या फिर अपने लिए जो है वो रहने के लिए हम परचेज़ कर सकते हैं। तो इस मॉडल में जो है वो दो चीज़ें बताई गई कि एक तो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसेस का मार्केट इक्विलिब्रियम हाउसिंग प्राइस को जो है वो डिटरमाइन करता है। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ हाउसेस है उसको वो जो है मार्केट इक्विलिब्रियम हाउसिंग प्राइस को डिटरमाइन करता है, और हाउसिंग प्राइस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो है वो फ्लो को डिटरमाइन करता है। तो हाउसिंग का जो रिलेटिव प्राइस होगा स्टूडेंट्स, वो सप्लाई और डिमांड को जो है वो इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रेट करने के लिए जो है वो एडजस्ट होता है, यानी बराबर करने में। तो कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो है वो मटेरियल्स और लेबर को परचेज़ करते हैं और हाउस को जो है वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो कि मार्केट प्राइस पर जो है वो बेचते हैं। फिर उनकी जो कॉस्ट ओवरऑल प्राइस लेवल पी पर जो है वो डिपेंड करती है, जबकि उनके जो रिवेन्यू होगा हाउसिंग प्राइस का, तो वो जो है वो पीएच पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हमारे पास पीएच है उतना ज़्यादा इंसेंटिव होता है हाउसेस को बिल्ड करना। ठीक है, तो ये जो मॉडल है क्यू थ्योरी ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से मिलता जुलता होता है, जो कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को इंस्टॉल्ड कैपिटल का मार्केट प्राइस पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के जो है वो बीच का रेशो पर जो है वो डिपेंड करेगा, और जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। अब रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हाउसिंग का जो रिलेटिव प्राइस पर जो डिपेंड करता है, जो कि डिमांड फॉर हाउसिंग पर जो है वो डिपेंड करेगा, जो कि इम्प्यूटेड रेंट पर जो है वो डिपेंड करता है, और जो है वो लोग अपने हाउसिंग से जो है वो हाउस से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो लेक्चर नंबर 42 कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको इसकी जो है वो कुछ समझ आई होगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।